हेलो दोस्तों, YouTube के हमारे इस क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यह साइंस क्लास 10 का पहला अध्याय है। इसका वीडियो आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो आपके इस पे डालें तो आपको पता चल जाए। आइए हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जबकि वहीं नई परिभाषाएं यह कहती हैं कि पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पुराना बंध सदैव अभिकारक के मध्य टूटता है और नया बंध सदैव उत्पादों के मध्य बनता है। जैसे हम देखें, हम मानते हैं कि A2 और B2 यह भी एक पदार्थ है, B2 भी एक पदार्थ है। इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो 2AB बनता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि हम इसे देखें तो A2 कहने का मतलब A और A के बीच बंध है, B2 कहने का मतलब B और B के मध्य एक बंध है। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे किसी पात्र में, किसी बर्तन में, तो यह आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे। और जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो A और A के मध्य जो पुराना बंध है यह टूटने लगेगा। B और B के मध्य जो बंध है यह टूटने लगेगा और नया बंध बनेगा किसके मध्य? A और B के मध्य। A और B के मध्य, A B। कितने मॉलिक्यूल इसके? दो मॉलिक्यूल। 2AB, इसी को हम लिख सकते हैं 2AB। तो पुराना बंध किसके मध्य टूटता है? अभिकारक के मध्य। अभिकारक A2 भी आपका अभिकारक है, B2 भी आपका अभिकारक है, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। और 2AB आपका उत्पाद है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। आइए हम क्रियाकलाप समझते हैं। एक्सपेरिमेंट। एक क्रियाकलाप यह बता रहा है इसमें सावधानी पहले बताई गई है कि यह क्रियाकलाप हम अध्यापक की देखरेख में करें। इसमें सर्वप्रथम हम मैग्नीशियम का 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा तार लेंगे और इस तार को रेगमाल से साफ कर लेंगे ताकि इस पे कोई अशुद्धि न रहे। उसके पश्चात इस तार को हम चिमटे से पकड़कर बर्नर के ऊपर इसका दहन करेंगे। तो हम क्या पाएंगे परीक्षण में कि मैग्नीशियम का जो तार है वे श्वेत लौ के साथ जल रहा है और कुछ समय पश्चात मैग्नीशियम का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यह होता कैसे है कि जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, किसी भी पदार्थ का दहन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें लिखा गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यह वायु में
उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के दौरान बनता है। जो सफेद चूर्ण है मैग्नीशियम का, वह ऑक्सीजन के साथ दहन क्रिया के दौरान बनता है। यह आपका मैग्नीशियम है, यह ऑक्सीजन, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसी का श्वेत चूर्ण बनता है। आपके सामने यह लिखा हुआ है, क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। हम इसे और भी चाहे तो शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो देंगे, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह शब्द समीकरण है। इसके स्थान पे हम प्रतीक भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। आइए अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षेप रूप होता है उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षेप रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले बताया गया है कि जब हम मैग्नीशियम के तार का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह पूरा का पूरा क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इसी का सूक्ष्मतम रूप जैसे लिख दिए हम कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यह क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण में ऊपर वाला जो है शब्द समीकरण है, और वही नीचे वाला जो है आपका रासायनिक समीकरण है, जो कि प्रतीक के रूप में लिखा गया है। उसके बाद से आइए हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखना, कैसी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। अभी कुछ देर पहले एक रिएक्शन बताया गया कि जब हम मैग्नीशियम के तार का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक समीकरण का रूप है जिसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। शब्दों के जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके हम किसी रासायनिक समीकरण को और भी सूक्ष्म बना सकते हैं और भी संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को जाने
तो इस शब्द समीकरण के स्थान पे और भी हम संक्षेप रूप में रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। यह आपका हो गया एक रासायनिक सूत्र हो गया, जिसे हम ढांचा या कंकाली समीकरण कहते हैं। प्रतीक के रूप में लिखे हुए वे रासायनिक समीकरण, प्रतीक के रूप में लिखे हुए वे रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर 9 हो, उसे हम ढांचा या कंकाली समीकरण कहते हैं। प्रतीक के रूप में लिखे हुए वे रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या समान न हो दोनों तरफ, उसे हम ढांचा या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में लिखा गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो उस पूरे रासायनिक अभिक्रिया का एक शब्द समीकरण लिख दिया गया, और इस शब्द समीकरण को और सूक्ष्म बनाने के लिए इन शब्दों के स्थान पे उनके जो प्रतीकों को प्रयोग किया गया कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक Mg होता है। तो यह और भी एक सूक्ष्म रासायनिक समीकरण प्रतीक के रूप में प्राप्त हो गया। यदि हम देखें तो इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, 1 Mg, इस साइड में उत्पाद की साइड में भी मैग्नीशियम की संख्या 1। यही अभिकारक की ओर देखें तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद की ओर देखें तो ऑक्सीजन की संख्या केवल 1। यानी कि वे रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ बराबर नहीं होते हैं, उसे हम ढांचा या कंकाली समीकरण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का महत्व क्या होता है। जैसे यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसे संतुलित करना अनिवार्य होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को जो संतुलित न हो, यानी कि वे समीकरण जो ढांचा या कंकाली समीकरण के पदों में हो, उन्हें संतुलित करना, बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश नहीं होता, द्रव्यमान अविनाशी होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितनी मात्रा में अभिकारक भाग लेते हैं, उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनते हैं। इसलिए हमें ढांचा या कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है, आइए हम जानते हैं।
जैसे आपके सामने एक रासायनिक समीकरण लिखा गया है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उपरोक्त यह लिखी हुई जो रासायनिक अभिक्रिया है, यह शब्द समीकरण के पदों में दर्शाए। जैसे यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, बताया गया कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह पूरा तथ्य जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे शब्द समीकरण के पदों में व्यक्त किया गया है। आइए इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या, दोनों ओर पहले हम इनके प्रतीकों को लिख लेते हैं, तत्पश्चात परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। जैसे जिंक का प्रतीक होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का होता है H2। हमने इस शब्द समीकरण के स्थान पर एक संक्षिप्त रासायनिक समीकरण लिखा प्रतीक के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ एरो के, तीर के निशान के दोनों तरफ अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे। हमने गिनती किया, इधर एक जिंक, रेडियन की संख्या इधर एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन की संख्या इधर दो, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या दो है, SO4 की संख्या इधर एक, SO4 की संख्या इधर एक है, यानी कि S की संख्या एक है, S की संख्या इधर भी एक है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है। यानी कि इस रासायनिक समीकरण की दोनों तरफ अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। इस स्थिति में लिखा हुआ यह रासायनिक समीकरण कंकाली या ढांचा समीकरण 9 कहलाकर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण वह पहले से ही संतुलित होता है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। जैसे Fe प्लस H2O बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। आपके सामने यह एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इस रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ परमाणु की संख्या की गिनती कर लेते हैं। इधर Fe की संख्या 1 है, इधर Fe की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यानी कि इस तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है।
लिखा हुआ वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसी हम ढांचा या कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं। और ढांचा या कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ऐसा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि यह ढांचा या कंकाली समीकरण है, इसे हम कह सकते हैं कि यह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब उसके बाद से हम चाहे तो एक इसकी सूची बना सकते हैं समझने के लिए कि तत्व, फिर अभिकारक की ओर कारक की ओर परमाणुओं की संख्या, और लिखेंगे एक तरफ उत्पाद की ओर परमाणुओं की संख्या। हमने एक सूची बनाया इस रासायनिक समीकरण के लिए, दूसरा वाला रासायनिक समीकरण है इसके लिए एक सूची बनाया। इसमें तत्व कौन कौन से, कौन है, Fe तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व, और कोई नहीं है। अभिकारक अभी बताया गया कि तीर के निशान के पहले जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। इधर सब के सब Fe भी अभिकारक है, H2O भी अभिकारक है। तो अभिकारक की ओर परमाणु की संख्या Fe कितना है, 1 है, और H कितना है अभिकारक की ओर, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। वहीं इधर देखें उत्पाद की ओर Fe की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करें। हमने यह देख लिया इस सूची में कि इस रासायनिक समीकरण में जो कि असंतुलित है, इसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूची बनाने के बाद से उसको संतुलित करेंगे, उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसके परमाणु की संख्या अधिक है। तो किसे पहले संतुलित किया जाए, ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसमें हम देख रहे हैं Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे अधिक परमाणु की संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है, किधर, उत्पाद की ओर, और वहीं अभिकारक की ओर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, सबसे कम है, 1 है। तो इसे बढ़ाने के लिए यदि हम इस रासायनिक समीकरण में यहाँ पे 4 लिख दें तो कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 4 दूनी 8, अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब उसके बाद से हम क्या देखेंगे, इधर Fe की संख्या 3 है और इधर Fe की संख्या 1 है। तो Fe की संख्या को फिर से यहां बढ़ा देंगे, 3Fe कर दिए, इधर 3Fe हो गया, इधर भी 3Fe हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अब बचा हुआ हमारा हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, इधर 2 है अभिकारक उत्पाद की ओर और अभिकारक की ओर, अब हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 8 हो गए हैं। तो यहां पे यदि हम 4H2 लिख दें, आप देख लीजिए 3Fe, इधर भी 3Fe, 4H2, इधर भी 4H2, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी कि लिखा हुआ
यह असंतुलित रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। यानी कि यह विधि जो है, इस विधि का नाम है अनुमान विधि। हम अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जानी जाती है। हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की यह एक विधि थी। इस क्लास में हम इसी विधि को समझेंगे। जब अपर क्लास में जाएंगे तो और भी विधि आएंगी। इलेक्ट्रॉन संकल्पना विधि के माध्यम से, ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं, तो यह जानेंगे हम अगली कक्षाओं में। 10th में हमें यही जानना है और हम इसको जान चुके हैं। इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद से है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। आइए इसको भी हम जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण में अधिक सूचनापूर्ण किसी भी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम उसमें उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों के भौतिक प्रवस्थाओं को भी लिख सकते हैं। जैसे यदि कोई अभिकारक आपका सॉलिड है तो उसके नीचे ब्रैकेट में हम यस लिख सकते हैं। यदि लिक्विड है तो उसके नीचे हम ब्रैकेट में स्मॉल ए लिख सकते हैं। यदि कोई सॉल्यूशन है तो उसके नीचे हम एक क्यू लिख सकते हैं, जली विलियन। गैस है यदि कोई तो उसके नीचे हम ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख के हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों की प्रवस्थाओं को बता सकते हैं कि वह किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है या विलयन की अवस्था में है। जैसे आपके सामने एक रासायनिक समीकरण है, Fe प्लस 3H2O बन रहा है Fe2O3 प्लस 3H2। आपके सामने यह एक रासायनिक समीकरण लिखा गया है जो कि संतुलित है। संतुलित क्यों है? क्योंकि इस तीर के निशान के इस साइड में यह सब के सब क्या है भाई? उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और एरो के इस साइड सब क्या है? उत्पाद है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम देखें अभिकारक की ओर Fe की संख्या 2 है, उत्पाद की ओर भी Fe की संख्या 2 है। अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, इधर भी अभिकारक की हाइड्रोजन की संख्या 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, उत्पाद की ओर भी ऑक्सीजन की संख्या 3 है। अतः लिखा हुआ रासायनिक समीकरण बैलेंस है, संतुलित है। अब इसे हम चाहें और भी सूचनापूर्ण बनाए रखने के लिए हम लिख सकते हैं Fe आयरन है, लोहा जो कि ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख सकते हैं? यस, सॉलिड है। यह आपका जल है, लिक्विड होता है, तो यहाँ पे हम यल लिख सकते हैं। Fe2O3 जो है आपका
अवक्षेप बनता है, ठोस अवस्था में होता है, तो हम इसको ठोस लिख सकते हैं, सॉलिड। और H2 यहाँ पे एरो ऊपर की ओर, जब भी देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एरो ऊपर की ओर दिखाया जाता है, किसी उत्पाद के सामने से H2 के सामने दिखा दिया गया है एरो, इसका मतलब यह है कि यह गैस है और यह उड़ जाएगा। और यदि यही एरो नीचे की ओर रहता है, जैसे मान लीजिए इसके सामने नीचे की ओर दिखा दिया गया एरो, तो इसका मतलब यह अवक्षेप है। अवक्षेप है यानी कि जिस पात्र में हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो जिसमें यह बन रहा होगा वह नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा, इस एरो का मतलब यह होता है। उसके बाद से यहाँ पे दिखाया गया कि यह गैस है H2, तो हम यहाँ पे गैस के लिए क्या लिख सकते हैं, अवस्था में इस्तेमाल। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 बना आपका ZnSO4 प्लस H2। Zn आपका धातु है, जिंक धातु, यह ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम इसे यस लिख सकते हैं। यह लिक्विड है, यल लिख सकते हैं। ZnSO4 का विलयन यदि बन रहा है तो AQ लिखेंगे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ है, यहाँ पे G लिख देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, उसे और संक्षेप में उसके प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं, और भी ज्यादा उसे प्रदर्शित करने के लिए हम उसके अवस्थाओं को भी दर्शा सकते हैं। और भी ज्यादा सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम चाहे तो उसमें उपस्थित प्रत्येक प्रतीकों को सूचनापूर्ण कर सकते हैं, जैसे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कौन जलीय विलयन है। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण के विषय में जान चुके हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।